वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, जय भीम जोहार। मैं हूं जगदीश सिंह सतनामी। वॉइस ऑफ मानवता चैनल जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े मेहमान ब्रजेंद्र सिंह साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ मानवता चैनल में ब्रजेंद्र सिंह साहब। जैसा कि कल हम लोगों ने भारत की जो आरक्षण एक प्रतिनिधित्व का अधिकार है या गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम, इस संदर्भ में हम आज दूसरी कड़ी के संदर्भ में बात भी करना चाहेंगे। और चूंकि देश के अंदर में अभी हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में हालात आरक्षण को लेकर लगातार आदिवासी समाज के लोगों ने इस पर आंदोलन करते रहे और विधानसभा के अंदर में ये जो वर्तमान सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार, उन्होंने आदिवासियों के 32% और ओबीसी का 27% और अनुसूचित जाति का जो पहले 16% था उसको 13 किया गया है। इस पर जो मुहर लग गई है और इस पर काफी प्रतिक्रियाएं आ रही, क्योंकि 16 से घटा करके अनुसूचित जाति का 16% किया गया है और ओबीसी का कुछ कम था, उसे 27 किया गया है। तो जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट में अभी आरक्षण को लेकर लंबी बहस चल रही है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग ढंग से रिजर्वेशन को लेकर हाय तौबा मची हुई है। इस पर हम लोग कल से डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आज की इस परिचर्चा को लेकर फिर से ब्रजेंद्र सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा कि भारत के अंदर में एक प्रतिनिधित्व की बात चलती है, उसको लेकर और आरक्षण को लेकर जो कंट्रोवर्सी सरकार के द्वारा और देश की जो पॉपुलेशन है, एक तरफ तो सेंसेक्स जो किया जाना चाहिए था, जनगणना किया जाना चाहिए था SC ST ओबीसी का अभी तक जनगणना नहीं, जो अंग्रेजों ने किया था उसके बाद में। तो ये कहीं ना कहीं इसको लेकर एक देश के अंदर में भ्रामक स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर के विभिन्न राज्यों में अलग अलग आरक्षण को लेकर बातें उठने लगी है। तो मैं इस पर आज ब्रजेंद्र सिंह साहब से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। ब्रजेंद्र सिंह साहब की ऐसी परिस्थिति को लेकर जो भारत के बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, इसके मद्देनजर आप क्या सोचते हैं कि ये प्रतिनिधित्व आरक्षण को लेकर जो सरकार और जनता के बीच में जो चली आ रही है रस्साकसी, किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए साहब, सभी लोग जानते हैं जी कि जातिवाद चीफ कंट्राडिक्शन है भारतीय समाज का, मुख्य विरोधाभास। और उसकी वजह से सामाजिक न्याय करोड़ों करोड़ लोगों को डिनाई किया जाता रहा है। इनमें किसान और मजदूर मूल रूप से हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, और वो बटे हुए हैं SC ST माइनॉरिटी में और ज्यादा और बैकवर्ड क्लास में। अकेले बैकवर्ड क्लास के लोग 52% है। इसमें सबसे दुर्गति बुरी हालत शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों की है। शेड्यूल ट्राइब के साथ में तो बहुत बड़ा धोखा किया गया है। उनको बेचारों को उनकी जमीनें वगैरह भी छीन ली गई। कुछ उन्हें पता ही नहीं है अभी कि आरक्षण जैसी कोई चीज भी है। और अब सब जानते हैं कि अब धीरे धीरे वो आरक्षण को सरकारी नौकरियों को भी खत्म किया जा रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो ये शुरू में जब संविधान लागू हुआ था, उस वक्त ये बात आई थी कि भाई SC ST के अलावा बैकवर्ड का भी आरक्षण दिया जाए। तो उस वक्त होम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा कि भाई इतने बड़े लोग, इतने ज्यादा लोग संख्या है, उनको आरक्षण नहीं दिया जा सकता, और वो फाइल बंद कर दी थी। उसी को लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसका विरोध किया था कि भाई आरक्षण इनको दिया है, सबसे ज्यादा संख्या में ज्यादा लोग हैं। तो ये बात आई थी कि भाई इनका डाटा ही उपलब्ध नहीं है। तो डाटा उपलब्ध नहीं है तो सेंसस होना था। इसके लिए कालेलकर कमीशन बिठाया गया। कोई सेंसस वेंसस हुआ नहीं, मगर जो 1931 में अंग्रेजों ने जो जातिगत आधार पर सेंसस कराया था, उसके बाद में कोई सेंसस नहीं हुआ। 31 के बाद अंग्रेज तो मुसीबतों में फंस गए थे अपने वर्ल्ड वार वगैरह में, लेकिन ये लोग कोई बार में नहीं फंसे थे, मगर इन्होंने जानबूझ करके नहीं कराया। सन 77 के बाद में जब ये आया कि भाई अब लागू करेंगे कालेकर कमीशन को, तो उस वक्त के प्रधानमंत्री और पार्टियों ने सबने मिलकर ये कहा, जनता पार्टी ने, कि भाई ये तो पुराना हो गया है, बहुत ज्यादा, नया कमीशन बिठाया जाए। तो मंडल कमीशन बिठाया गया। मंडल की क्या दुर्गति हुई है ये कल परसों की बात है, आज की मतलब बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है।
करीब 10 साल हो गए जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, और जो संख्या है 52%, उसका आधा लागू करने की कोशिश की, तो उतने पर लोग आत्महत्या तो कर ही रहे थे, आत्मदाह तो कर ही रहे थे। उसी विश्वनाथ प्रताप सिंह को, माननीय विश्वनाथ जो प्रधानमंत्री थे, उनको रातों रात विलेन बना दिया गया। एक एक पिक्चर हॉल में वो फिल्मों में होते हैं ना विलेन, तो वो रातों रात उनको एक एक ऐसा पेंट कर दिया गया, राजा नहीं है देश की क्या पहले तो कहते थे राजा नहीं है रंग के, देश की राजा नहीं तकदीर है, देश की तकदीर है। और इसके बाद उनके लिए कहना शुरू किया कि राजा नहीं है रंग है और ये देश के नाम पर कलंक है, जो सब आप लोगों ने देखा होगा। तो खास बात यह थी कि जो लोग सत्ता में हैं, सत्ताधीश रहे हैं, शिक्षा, सत्ता, संपत्ति उनकी मुट्ठी में रही है और वो संविधान को अपने हिसाब से घुमाते हैं। अगर वो चाहते तो सेंसस कराते, तो पता लग जाता और पोल खुल जाती कि इन्होंने शेड्यूल ट्राइब को क्या दिया है। जमीनें जरूर छीनी है, उनको उनका हक नहीं दिया। तो अगर आज हम उनको देने की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, तो कभी ये शक हो जाता है कि इसके पीछे भी नियत है गरीबों पर राजनीति करना और गरीबों को लड़ाना आपस में। इसको 10 दे दो, उसको 15 दे दो। क्या ये राजनेता हमारे नहीं जानते कि सत्ता में जो नौकरियों में बची कहाँ है? इनके देखते ही देखते सब प्राइवेटाइज हो गया, सब कुछ अडानी और अंबानी के पास जा रहा है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के पास। पूरा देश की अर्थव्यवस्था यानी धर्म की व्यवस्था ब्राह्मणों के पास है, वहां भी सोना भरा पड़ा हुआ है। अर्थव्यवस्था उनकी बड़ी तगड़ी है, छोटी मोटी नहीं है। वो कभी अर्थ पे और जो सोना मंदिरों में उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता हमारा। और जो कुछ जो इकोनॉमी है वो व्यापारियों के पास है। तो ये बेचारे पिस रहे हैं, कच्चक्की में पिस रहे हैं और मूर्ख बनाए जा रहे हैं। हमारा कहना यह है कि अगर सचमुच इनकी नीयत अच्छी है तो इन्हें सेंसस करा लेना चाहिए। उनकी आर्थिक हालत जो भी है उसके आधार पर भागीदारी देनी चाहिए। भागीदारी अगर नहीं है तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। बाबा साहब ने ये कहा था कि जाति विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना के बिना स्वराज्य प्राप्ति का कोई मतलब नहीं है। तो वर्ग विहीन का मतलब है कि वर्गों में हमारा बटा हुआ कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग हैं जो कि शिक्षा, सत्ता, संपत्ति को आज भी अपने कब्जे में किए हुए हैं। पूरी 90% व्यवस्था को कब्जे में किए हुए हैं। फौज से लेकर के जुडिशरी लेकर के हर सिस्टम को कब्जे में किए हुए हैं। वो किसी और को घुसने नहीं देना चाहते वहां। तो वही लोग हैं जो सब ये योजनाएं बनाते हैं नई नई कि वो जो है आज ये इसको, इस जाति को इतना मिलेगा, उस जाति को इतना मिलेगा, जाति को बुलाते, अरे सब जाति तो ये लोग खा गए, तुम्हारे लिए तो कुछ बजाय भागीदारी देने के, लोगों को लड़ाने का, मूर्ख बना करके सत्ता में बने रहने का एक ये, चाहे इसे षड्यंत्र कहिए आप, ये चाहे इसे ये बाजीगरी कहिए, ये कुछ ऐसा बना रखा है। सबसे समस्या का निदान तभी हो सकता है जब जो बेचारे पीड़ित हैं, वंचित हैं, जो विक्टिम है सिस्टम के, उनके अंदर जागृति पैदा की जाए। और जागृति पैदा वो लोग नहीं करेंगे जो भक्षक हैं, वो रक्षक नहीं हुआ करते। तो भक्षकों से उम्मीद करना कि वो रक्षा करेंगे, ये हमारी मूर्खता है। और हम अगर अपने आस्तीन के सांप जो हमने पाल रखे हैं, जो वोटों की सौदागरी कर रहे हैं, उन पे भी अगर हम डिपेंड होंगे तो वही हमारे साथ धोखा होगा। आप देख रहे हैं मुसलमानों के साथ क्या हुआ है। हर बार कोई मुसलमान, कोई राष्ट्रपति कुछ कम हो गया, या कुछ दंगे कम हो गए, या उनको आतंकित करना कम हो गया। बात हो रही थी सामाजिक न्याय की, मामला हिंदू मुसलमान पे चला गया। मस्जिद यहीं बनाएंगे, अरे भैया कहीं बना लो यार, कहीं और बना लो, क्यों? यहाँ तो सीता जी की रसोई थी, तो रसोई में खाना कैसे बनेगा और जगह? तो ये इस तरह के मतलब अवैज्ञानिक चीजें सामने लाई जाती हैं। ऐतिहासिक परीक्षण होना चाहिए। जब आप संविधान में लिखते हैं कि भाई साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है, तो अंधविश्वास फैला करके क्यों लड़ा रहे हो यार लोग? साइंटिफिक तरीका तो यह है कि आप सेंसस कराइए, पूरा डाटा कलेक्ट करिए, और उसके आधार पर जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, जो कि आदर्श हमारे समाज का है, जो समाज के, जो संविधान की उद्देश्यका में लिखा हुआ है, जो संविधान का उद्देश्य है, जो लोकतंत्र के जीवन रक्षा के लिए प्राण वायु है, जो लोकतंत्र की, तो उसके लिए डाटा कलेक्ट करिए, उनको न्याय दीजिए।
हमको ऐसा लग रहा है कि इरादा विरादा कुछ किसी का है नहीं, बेवकूफ बनाने का इरादा है। चलिए आप लोगों से सुनिए, हम भी सुनना चाहते जी हैं। जो 15% जी और 20% और 40% किसको किसको कितना न्याय दिया जाए। और शेड्यूल ट्राइब बेचारी एक ऐसी कौम है जो बहुत ही ज्यादा अशिक्षा और गरीबी की मारी हुई है। इनको मूर्ख बनाना कुछ ज्यादा आसान है। आजकल बैकवर्ड को मूर्ख बनाना मुश्किल हो रहा है। दलितों में भी जागृति हो चुकी है। ये बेचारे अपने जंगल तक सीमित हैं। तो मेरे ख्याल से ये बड़े अन्यायपूर्ण बात है। और हमारी आत्मा हमें धिक्कारनी चाहिए कि हम गरीबों की हड्डियों को चबा रहे हैं, अपने ही हम आस्तीन के सांप पैदा कर रहे हैं। और हम ये लोकतंत्र का को एक व्यापार हम लोगों ने बना रखा है, वोटों की राजनीति बना रखी है। ये नहीं होना चाहिए। सचमुच उनको सामाजिक न्याय और भागीदारी उन शेड्यूल ट्राइब के लोगों को ही नहीं, जो भी वंचित हैं उनको मिलनी चाहिए। उनको आपस में लड़ाना नहीं चाहिए। धन्यवाद आपको जी बहुत जी, बहुत। बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह साहब। जिस ढंग से मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी, और भारत के अंदर में अगर हम आंकड़ा देखें तो 85% के बदले 90% हो सकते हैं बहुसंख्यक समाज, लेकिन उनकी स्थिति आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि किस हालात में है। लेकिन एक तरफ हम अगर देखते हैं कि बिना रिजर्वेशन के भी लोग भारतवर्ष के अंदर में बड़े बड़े उच्च पदों में 60 से 65% बल्कि 70% लोग उच्च पदों में जनरल कोटे के लोग बिना रिजर्वेशन के बैठे हुए हैं। आखिर अगर ये रिजर्वेशन नहीं था तो ये उच्च पदों में कैसे आसीन हो गए, ये भी एक जानने और समझने की बात है। पूजा कमल जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत स्वागत है पूजा जी। मैं चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर आप भी अपने विचार रखें, जिस ढंग से अभी विजेंद्र सिंह जी अपनी बात रखे। पूजा कमल जी, पूजा जी हमें सुन पा रहे हैं? अपनी आवाज को म्यूट करें। हेलो पूजा जी, अपनी आवाज को खोलें। मुझे लगता है कि पूजा जी हमारे साथ संपर्क में नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो पूजा जी, चाहूंगा आपसे कि अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो स्क्रीन पे आए, अपनी बात रखें। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में हमने काफी लोगों को इनवाइट किया था, लेकिन किसी कारणवश से वो हमारे इस प्रोग्राम पे महत्वपूर्ण डिबेट पर नहीं जुड़ पाया है। मैं दोबारा फिर से पूजा कमल जी जुड़े, तब तक मैं विजेंद्र सिंह जी से फिर से चाहूंगा कि काशीराम साहब का जो ये नारा था, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आज उनकी इस बातों को कितने तार्किक रूप से आज के परिदृश्य में देखते हैं विजेंद्र सिंह जी? पूजा जी हमारे साथ जुड़े। हेलो जी। सब नारा तो था, बड़ा अच्छा था नारा। जी और ये नारा जो है, ये नारा दिया गया था मंडल कमीशन की वजह से। सन जी 80 में मंडल कमीशन आया था और उसी में बहुजन समाज पार्टी उठी थी। और उस वक्त वो भागीदारी का मुख्य प्रश्न था, उसी के आधार पर जनता पार्टी आई थी। थोड़ा सा इतिहास के परिप्रेक्ष्य में आपको जाना पड़ेगा। तो जी काशीराम जी भी सत्ता में आने की बहुत जल्दी में थे। उन्होंने पहले तो वो बामसेफ बनाई, आगे आकर के बामसेफ उन्होंने ही खुद उसको खत्म भी कर दिया। जो खास बात जरूरी थी कि लोगों में एक जन अभियान चलाने की, जागृति करने की, जागृति का अभियान चलाने की। तो नतीजा ये हुआ कि जब बामसेफ उन्होंने खत्म कर दी, तो फिर वो एक बामसेफ मायावती जी की रह गई। वो जन्मदिन के अंदर के जन्मदिन दिन पर चंदा इकट्ठा करने का काम करती थी खाली। और जो असली मूल मूल काम था लोगों को जगाने का, कैडर बिल्डिंग का, वो काम खत्म हो गया। इसके बाद करीब 1 दर्जन बामसेफ बन गई। हर आदमी बामसेफ कह रहा था और कर्मचारियों को ये बता रहा था, कर्मचारियों को ये बताया जाता था कि वो अ, अ, बाबा साहब ने कहा था इतना परसेंट दो, और और पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया है। तो कुछ ऐसा लोग मजाक में कहने लगे कि सब बाबा साहब ने कहा था कि पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया है, अब अब हमको पढ़े लिखों को धोखा देना है। तो करोड़ों का चंदा इकट्ठा आज की तारीख में भी किया जाता है, लेकिन जो जागृति का अभियान होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो नहीं हुआ।
आज तक कोई कार्यक्रम ट्रेनिंग तक का तैयार, जहां तक मेरी जानकारी है, हमसे में कोई कैडर का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो भी नहीं बनाया है, डिजाइन कोर्स कोई डिजाइन नहीं हुआ। तो जिस काम को सबसे ज्यादा जरूरत थी वो काम सत्ता प्राप्त करने की जल्दबाजी में छोड़ दिया गया। नतीजा ये हुआ कि जिन लोगों के खिलाफ आपने आवाज उठाई थी उन्हीं लोगों ने कब्जा कर लिया आपकी पार्टी पर। तो एक कंफ्यूजन फैला हुआ है टोटल। अब इसमें सबसे बड़ी चीज है कि सामाजिक न्याय क्या बिना जागृति अभियान के, बिना कैडर बनाए हुए, बिना कार्यकर्ताओं की फौज तैयार किए हुए क्या ये संभव है? हमको तो लगता है ये कोई संभव नहीं है, क्योंकि जहां तक जो लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, जैसा कि कल भी बात हुई थी, वो लोग खुद ही सबसे ज्यादा गरीबी की राजनीति कर रहे हैं, गरीबों की। तो गरीबों में अब ट्राइबल हैं तो उनके नाम पर भी राजनीति हो रही है, तो कोई क्या बुराई है उसमें? जो माहौल ही ऐसा बन गया है। एक राजनीतिक भ्रष्टाचार को दूर करने की जरूरत है, और गरीबों को, बेचारों को वोट बैंक न समझा जाए, उनको पहले तो इंसान माना जाए, और उनमें शिक्षा के लिए जिस बाबा साहब ने नारा दिया शिक्षित बनो, उनमें वो जागृति का के लिए अभियान चलाया जाए, तभी कुछ कुछ हो सकता है। वरना तो अंधेरे के बादल जो जो घटाएं छा रही हैं, सच्चाई के ऊपर सूरज जो है बिल्कुल इन बादलों में छुप चुका है एक तरह से। हालांकि हम ये मानते हैं कि ये बादल ज्यादा दिन तक छटेंगे जरूर, ये हमेशा सूरज को घेरे नहीं रहेंगे। नहीं, जिस ढंग से आजादी के इतने वर्षों बाद में अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्गों की अंदर में जो चेतना आई है और इतिहास को खंगालने की कोशिश की है और अपने हक अधिकार को जानने की कोशिश हुई है, तभी से देश के अंदर में एक बवाल खड़ा हो गया है और इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं जो है हो रही है। और अभी आप देखे होंगे कि ओबीसी वर्ग के लोग जो है सड़कों पे आकर के बहुत सारी बातें रखने शुरू कर दिए हैं, लेकिन सेंसेक्स के ऊपर में भी कई बार हम लोगों ने डिबेट किया है और इस पर लगातार देश की जनता की मांग उठ रही है ओबीसी की जनगणना को लेकर। आजादी के समय में जो 52% घोषणा किया गया था, वही 52% को आज भी इतने सालों के बावजूद भी, 70 दशक बीत जाने के बावजूद भी उनकी जो परसेंट का जो डेटा है वो कलेक्शन नहीं हो पाया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है भारत देश के लिए। और अगर ये डेटा अगर देश की जनता के सामने अगर आ जाता, चाहे वो जाति आधारित जनगणना की जो बात की जा रही है, और इसका अगर खुलासा जिस दिन हो जाता, इसकी डेटा कलेक्शन हो जाते, तो कहीं न कहीं जो भागीदारी और प्रतिनिधित्व की जो बात आ रही है, उसका स्पष्टीकरण लोगों के सामने रखना पड़ जाता। तो मैं दोबारा फिर से ब्रजेंद्र सिंह जी से चाहूँगा, पूजा कमल जी हमें सुन पा रहे हैं तो आप स्क्रीन पे आ सकती हैं और बात रखने के लिए, क्योंकि मैं चाहूँगा कि एक महिला भारत देश की आधी आबादी महिलाओं की है और उनका क्या सोच है और किस ढंग से इस प्रतिनिधित्व के बारे में जो बातें चल रही है उसको आप किस नजरिए से देखती हैं? पूजा जी अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आप अपनी बात रखें। पूजा कमल जी। जी सर, सभी लोगों को, सभी सम्मानित साथियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। जी जय भीम। और सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे आदरणीय विजय सिंह सर जी जो है बोल रहे हैं, तो मैं तो आज इनको सुनना ही चाहूंगी, क्योंकि मुझे तो गले में प्रॉब्लम है सर, तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगी ज्यादा, इसलिए अच्छा। मैं चाहूंगी नहीं कि सर जो भी बोले जी, नहीं जी। तो महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में जो देश के अंदर में आधी आबादी हमारे देश की है और महिलाओं को भी कहीं न कहीं इस पर हाशिए पे रखा जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी सर, देखिए टॉपिक तो बहुत ही अहम है ये, 2 दिन से चल रहा है, मैं इसमें टाइम भी नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन जहाँ तक महिलाओं की हम बात करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी समाज की भागीदारी की बात हो रही है। जैसे ओबीसी समाज की जो जनगणना होने को थी, 1980 जी, में मंडल कमीशन बना था, जो सर ने बताया अभी, तो वो जनगणना नहीं हो पाई। और नहीं हो पाई, जब वो एक बड़े स्तर से जनगणना नहीं हो पाई, तो हम महिलाओं की बात करें, जबकि महिलाओं की भी आज बराबर की भागीदारी जो है की बात की जाती है, लेकिन
एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि महिलाएं हमारी वैसे भी मानसिक गुलाम हैं, और भागीदारी की बात करें तो जब तक वो जागरूक नहीं है तो उनको वो 50% भागीदारी अभी भी नहीं मिल रही कुछ क्षेत्रों में। तो इसमें तो यही है कि भाई जब तक हम अवेयर नहीं होंगे और जानकारी नहीं होगी तो हम अपनी अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग जो है इसमें अपनी जो है हिस्सेदारी की जी। जो है बात करें, और बात रख के उस हिसाब से हमें काम भी करना होगा। तो सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बाकी शुक्रिया सर पूजा कमल जी, आपने अपनी संक्षिप्त प्रक्रिया में बहुत अहम विचार रखने की कोशिश की है, बहुत शुक्रिया। मैं विजेंद्र सिंह जी के पास फिर से चाहूंगा, जैसा कि पूजा कमल जी ने अपनी महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व के बारे में जो अपनी कम शब्दों में बातें कही लेकिन बड़ी बातें कही है, मैं विजेंद्र सिंह साहब से चाहूंगा कि देश की आबादी के संदर्भ में, चाहे वो अनुसूचित जाति के महिलाओं का हो, चाहे ओबीसी की महिलाओं का हो, चाहे एसटी के लोगों के बारे में, जैसा कि अभी हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर बहुत हंगामा किया, लेकिन आगामी चुनाव को देखते हुए तत्काल में विधानसभा की बैठक की गई और वहां पे ये निर्णय लिया गया और उनकी जो मांगे थी, जो कम की गई थी, उसको बरकरार रखा गया 32%। तो ये कहीं न कहीं एक चुनावी रणनीति का ही अभियान है और चुनाव का एक मुद्दा भी बन के रह गया देश के अंदर में। तो मैं विजेंद्र सिंह जी से चाहूँगा कि पूजा जी ने अपनी बात रखी, इस संदर्भ में कोट करते हुए अपनी बात रखें दोबारा फिर से। विजेंद्र। देखिए साहब, पूजा जी ने बात अपनी बड़ी अच्छी तरह से रखी और सही रखी है। जी। महिलाओं को, वंचित लोगों में महिलाओं की आबादी भी सबसे ज्यादा। ये कास्ट सिस्टम में गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे ही नहीं कहते स्त्री और शूद्र। शास्त्रों में जहां भी आता है स्त्री और शूद्र, तो वो जो शूद्र, अति शूद्र, एससी एसटी के साथ में महिलाओं का उत्पीड़न सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आपने देखा होगा कि बाबा साहब ने जब भी सामाजिक न्याय की आवाज उठाई तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समाज के पैमाना, प्रगति का पैमाना सबसे ज्यादा उसकी महिलाओं की स्थिति है। और यह ऐसा नहीं है कि बाबा साहब ने कहा, सबसे पहला आधुनिक समय का जो इतिहास लिखा है वो जेम्स मिल ने लिखा है, जो किसी मोची का बेटा था। वो भी बेचारा लेबर क्लास का ही आदमी था, जिसका कि बेटा जॉन स्टुअर्ट मिल हुआ है। तो उसने करीब 2,500 पन्ने में भारत का इतिहास लिखा है। वो कभी भारत में नहीं आया। उस इतिहास में मॉडर्न इंडिया का सबसे पहला इतिहास उन्हीं का लिखा हुआ है और वैज्ञानिक विधि से लिखा हुआ है। और खास बात यह है कि वो भारतवर्ष में नहीं आया, लेकिन उस किताब में उसने बार बार इस बात पर जोर जोर दिया। यहाँ के जो सड़े गले सामाजिक व्यवस्था का सवाल उसने उठाते हुए इस बात पर जोर दिया है कि महिलाओं का जब तक चेतना नहीं आती और उनकी जो जो चेतना का जो पैमाना है वही प्रगति का पैमाना माना जाना चाहिए। तो महिलाओं को कंधे से कंधा लगा करके उन वंचित लोगों के साथ में जोड़ा जाना चाहिए। बिना उसके कोई आंदोलन सफल नहीं हो सकता। दूसरी बात, आपने कहा है शेड्यूल ट्राइब के लोग सड़कों पर, आपने देखा 18 महीने किसानों का आंदोलन चला और किसानों में जो ओबीसी के लोग हैं वो करीब 52% आपको मंडल कमीशन ही बताता है। इतने बड़ा वो लोग किसान और मजदूर जब आंदोलन चला रहे थे 18 महीने तक कोई नहीं सुनी उनकी। लेकिन जब उनमें वो लेबर क्लास ने भी जोड़ दिया और माइनॉरिटी जुड़ गई, उनसे मुजफ्फरनगर की रैली हुई तो फटाफट उनको उनको न्याय दिया गया और वो कानून वापस लिए गए। इस बात से एक सबक ये लेना चाहिए था कि यूनिटी सबसे बड़ी चीज है और इस जी। यूनिटी को तोड़ने के लिए कभी ये शेड्यूल कास्ट को आगे करेंगे, कभी ओबीसी को आगे करेंगे, कभी बैकवर्ड, कभी इस जात को, कभी मतलब अति पिछड़े पिछड़े मतलब उन्हें बांटना है हजारों जातियों में जैसे बांट रखा है। और जब तक एकता नहीं होगी आपको न्याय मिलने वाला है नहीं। इसलिए वो लोग जो बांट करके लोगों को और एकता पर जोर दिए बिना सामाजिक लड़ाई
सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उन लोगों की नीयत पर हम लोगों को शक हो जाता है। हालांकि हमें शक नहीं करना चाहिए, हम कोई आंदोलनकारी नहीं है, कोई बड़ा काम हम नहीं कर रहे हैं, बैठ करके मेज पर बातें कर रहे हैं। मगर इस बात को तो जी आपको मानना ही पड़ेगा कि यूनिटी के बिना वंचित लोगों की, शोषित लोगों की, दबे कुचले लोगों की जब तक एकता नहीं है और उस एकता में भी महिलाओं की पूरी भागीदारी नहीं है, तब तक कोई भी सामाजिक न्याय का आंदोलन सफल नहीं हो सकता। और दूसरी बात जो बार बार मैं रिपीट करता हूँ कि जब तक सामाजिक न्याय के लिए एक फौज खड़ी नहीं की जाती जागरूक कार्यकर्ताओं की, जिन्हें इतिहास का ज्ञान हो, जो कार्य कारण को समझते हो, जो सही मायने में जो बाबा साहब ने कहा बौद्ध धर्म, वो बौद्ध धर्म पाली के श्लोक पढ़ने से नहीं कल्याण करेगा हमारा, वो कल्याण करेगा उसे कहते हैं हेतुवाद। कारण में जाइए समस्या के और कारण का विश्लेषण करिए गहराई से और तब उसका निदान करिए। बिना जब तक कारण रहेगा कार्य समाप्त नहीं हो सकता। कार्य की जड़ कारण में होती है। जातिवाद की जड़ जब तक जातिवाद रहेगा तब तक समूल उसका जब तक उच्छेद नहीं किया जाता, तो ये जो शोषण हो रहा है ये तो कार्य है, इफेक्ट है उसका। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जड़ समय तो उखाड़ के फेंकना है उसको। अब लोग जो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जो लोगों को बांट रहे हैं, लोगों को फूट मतलब एकता के महत्व को नहीं समझ रहे, वो अनजाने में नुकसान कर रहे हैं गरीब लोगों का, मेरे ख्याल से। इसलिए यूनिटी नंबर एक यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 2 जागरूक कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करना हमारे पढ़े लिखे वर्ग का सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और उसके लिए जो गलतियां की है वाम साहब ने कि उन्होंने आज तक कोई कैडर कोई कोर्स डिजाइन नहीं किया, कोई उसको टॉप प्रायोरिटी नहीं दी, सत्ता को प्राप्त करने का साधन बना लिया उसको, और जातियों को वोट बैंक समझ लिया हमने। हमें वोट बैंक जातियों को नहीं समझना, हमें जातिगत चेतना को वर्ग चेतना में बदलना है। अब वो वर्ग चेतना समाज के अंदर, महिलाओं के अंदर जो आंदोलन की चेतना के बिना नहीं पैदा हो सकती। इसलिए महात्मा फूले का, पेरियार का, बाबा साहब अम्बेडकर का महत्व आता है। और जब तक इन जालिमों से लड़ा नहीं जा सकता, जब तक हम महापुरुषों के विचारों का प्रसार नहीं करते। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। मैं पूछूंगा कि इस चर्चा पर जैसा कि जितेंद्र सिंह जी ने बातों का जवाब दिया है, और मैं चाहूंगा कि दोबारा देश के अंदर में आज जो डाटा को लेकर के जो भी असमंजस की स्थिति है वो कलेक्शन नहीं हुआ है। ओबीसी की जनगणना आज तक नहीं की गई है, और जाति आधारित जो जनगणना किया जाना चाहिए उसको भी लेकर के देश के अंदर में बहुत मांगे हो रही है। तो कहीं न कहीं सरकार इससे डर रही है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि डेटा कलेक्शन के आधार पर ही भारत देश की संपूर्ण लोगों का विकास और उनकी जो देश की जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित की जाती है। तो मैं चाहूंगा कि पूजा कमल जी जिस ढंग से शासन की जो नीति और नीयत है वो कहीं न कहीं इस डेटा कलेक्शन से भी जुड़ा हुआ है, और इसी के कारण जो आज देश के अंदर में अलग-अलग राज्यों में आरक्षण को लेकर मतभेद बने हुए हैं। अभी ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 10% सवर्णों का जो आरक्षण फिर दिया गया है, और बिना आरक्षण के भी ये 65 से 70% आरक्षण के लाभ ले रहे हैं। और आज के लिए अगर वे 10% और अगर इनको मिला हुआ है, तो हमारे लोगों के ऊपर में और इन लोगों के ऊपर में जो ये रिजर्वेशन को लेकर एक राजनीतिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से किस नजरिए से देखते हैं आप पूजा जी? पूजा जी अपनी आवाज को खोले। पूजा जी अपनी आवाज को ओपन करें। जी पुनः मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। जैसे सर ने कहा है कि आरक्षण को लेके सबसे बड़ा मुद्दा तो सर आरक्षण ही है। जो सत्ता में बैठे लोग डर रहे हैं इस चीज के लिए, वो इसीलिए डर रहे हैं कि देखिए हमारी संख्या, हमारे बहुजन समाज की संख्या
ज्यादा है, और ज्यादा होने के साथ-साथ इतना तो एक जागरूक इंसान हो या ना हो, लेकिन वो संख्या पे इतना तो जानकारी सभी को हो गई है कि संख्या के आधार पे वो अपनी बात जो है रख सकता है। तो बाबा साहब ने उस समय जो है जब हमको अनुसूचियों में बाँटा था, अनुसूचियों के आधार पर हमको आरक्षण दिलाया था। तो ऐसे ही जो है, जो हमारी और भी चीज़ें थीं, वो अभी जैसे मंडल कमीशन की बात चल रही थी, तो उसमें भी यही वजह थी, लेकिन आज तक उन्हें पता है कि अगर हम अपनी संख्या को जान लेंगे, तो हम जो है उसको मतलब अपने हक अधिकार के लिए आगे आ जाएँगे। तो इसीलिए जो है, और सरकार तो अपनी कूटनीतियों में सफल हो ही रही है, क्योंकि वो कहीं न कहीं हमारे समाज को बरगला रही है, और इसी के तहत इतनी सारी नीतियाँ बना रखी हैं। जैसे अभी प्राइवेटाइज़ेशन की बात ही की जा रही थी, तो उसमें ये सबसे अहम मुद्दा है कि वैसे भी हमारे बहुजन समाज के लोग इतने ऊँचे जो है पदों पर नहीं पहुँच सकते, और जो क्या कहते, छोटी-मोटी नौकरियाँ हमारे समाज के लोगों को मिल भी रही हैं, तो उसमें भी प्राइवेटाइज़ेशन कर दिया है। तो ये सोचिए कि क्लास 3, क्लास 4 की नौकरियाँ जो हमारे लोगों की थी, उन सब चीज़ों पे ये व्यवस्था लागू कर दी है। तो हम लोग तो इससे वंचित हैं ही हैं। और जी, बाकी का मैं सर ज़्यादा इस बारे में जो है जी, जी, जानकारी बहुत नहीं शुक्रिया रखती। पूजा जी, हमारे साथ रोहित कमल से जुड़ धन्यवाद। गए। रोहित जी हमें सुन पा रहे हैं? स्क्रीन पे हैं और अपनी बात रखें। आप किस नज़रिए से देखते हैं ये जो प्रतिनिधित्व की बात को लेकर, आरक्षण को लेकर जिस ढंग से देश के अंदर में बवाल मचा हुआ है? रोहित जी। जी, जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। जी, अभी हम जॉइन किया है, बट पूरी जानकारी नहीं हो पाई। लेकिन जिस बात पे चर्चा चल रही है, ये तो समझ में आ गया, जो हमारे लोगों को समाज में दबाया जा रहा है, और आरक्षण को लेके हर आदमी अपने लोगों को दबाने की ही कोशिश करता रहा है, सदियों से चला आ रहा है, लेकिन आज भी वही प्रक्रिया चलती चली जा रही है। दूसरा ये कि जो अपनी आवाज़ को उठाएगा, उसको दबा दिया जाएगा आरक्षण के मामले में, या जी। अपनी बात को स्वतंत्र रूप से भी कहना चाहेगा, तो उसको भी। अभी जो ये हमारे एससी समाज के ही चंद्रशेखर आगे बढ़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं बहुजन समाज हुँ, की। लेकिन इनके खिलाफ एक अभी नया षड्यंत्र शुरू किया गया है। कुछ टीवी चैनल के माध्यम से मैंने आज सुना कि ये पीएफआई की तरह इस संगठन को बैन करा दीजिए, क्योंकि ये बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, सबको हुँ, जागृत कर हुँ। रहा है। जब सबको जगाएगा, तो जब संख्या हमारी ज़्यादा है, तो हमको हिस्सा मिलना चाहिए ज़्यादा के हिसाब से। तो वो कहीं नहीं, तो अब हर आदमी दबाने का ही प्रयास कर रहा है। तो हम लोगों को जागृत होके जितना से जितना ज़्यादा हो जाए, समाज को जोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें, और किसी के बरगलाने पे हम ना हों। जी, यहीं से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। मैं आज की इस परिचर्चा को अ, समाप्त करने से पहले विजेंद्र सिंह जी से फिर से चाहूँगा कि संक्षिप्त में आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर जो बातें छन के आई है, और ये कहीं न कहीं देश के अंदर में जो प्रतिनिधित्व की बात को लेकर जो लगातार बातें आ रही है, कहीं न कहीं ये आने वाले समय में इसका एक बड़ा रूप निखर के आएगा, बड़ी बातें आएँगी, क्योंकि एक तरफ ओबीसी के लोग भी इस बात को लेकर जागरूक हुए हैं, क्योंकि उनका डेटा भी आज तक कलेक्शन नहीं किया गया है। और एससी-एसटी की जो बातें हैं, वो तो अलग-अलग राज्यों में कहीं न कहीं चल ही रही है, और ये लोगों को समझ में आ गया है कि ये जो राजनीति का जो झुनझुना और जो एजेंडा है, ये लगातार चलता जा रहा है, और ये आरक्षण को इतने लंबे समय तक जो ये लोग खींचते चले जा रहे हैं, इसके ज़िम्मेदार ये राजनीतिक पार्टियाँ ही कही जा सकती है। तो मैं लास्ट कमेंट के रूप में आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर विजेंद्र सिंह जी से फिर से लूँगा। उसके बाद आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। विजेंद्र सिंह जी। ये देखिए,
जगदीश जी, लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों के बिना तो लोकतंत्र चलता नहीं। खास बात यह है कि जो लक्ष्य हमने रखा है वो सामाजिक न्याय का रखा है, आर्थिक न्याय का रखा है, और जो संविधान की उद्देशिका में लिखा हुआ है, और जो लोकतंत्र का की प्राण शक्ति है, आधार है। अब वो क्यों रखा है? वो इसलिए रखा कि जिस जातिवाद ने, जिसको हम वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, आजकल उसे हिंदू धर्म कहने लगे हैं, वो नया नाम दे दिया है। कभी उसको कुछ वैदिक धर्म कहा जाता था, सनातन धर्म कहा जाता था। धर्म के नाम पर करीब 90% जनता को बिल्कुल मानव अधिकारों से, मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया। लोकतंत्र ने उनके लिए गारंटी दी कि भाई इनको सामाजिक न्याय मिलेगा। अब समस्या यह है कि जिन्होंने 100% अपना 100% आरक्षण कर रखा था, उसको, उनको बेचारों, उनको उन गरीबों के लिए 10-5% निकालना पड़ रहा है, वो उसको भी देने को तैयार नहीं है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। और प्रॉब्लम यह है कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, वो सामाजिक व्यवस्था उनके फेवर में जाती है। वो धर्म के नाम पर जनता को जो लोग बेवकूफ बनाते रहे हैं, वो उनके फेवर में जाता है। इसीलिए वो हिंदू मुस्लिम का नारा भी लगाते हैं। तो अब ये है कि अगर जो सामाजिक व्यवस्था ने वंचित किया है आपको, जिसने कभी अंगूठे काटे, या जिसने कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं दिया, जिसने आपको बुनियादी शिक्षा का, स्वास्थ्य सेवाओं का जो बुनियादी जरूरत है उनका अधिकार नहीं दिया, उन जरूरतों का जिसके बिना व्यक्तित्व का, मनुष्य का विकास नहीं हो सकता, तो अब उनको कम से कम जो बुनियादी जरूरत है उनका वो अधिकार दिया जाए। अगर वो नहीं दिया जाता तो लोकतंत्र का तो वैसे ही गला घोंट दिया गया। सवाल ये है कि अगर वो लोग जिन्होंने 100% अपना एकाधिकार कर रखा था, उनसे उनसे खिलाफ, उन अपने हकों को छीनने के लिए, ये मिन्नतें करने से, भीख मांगने से नहीं मिलता। ये वो कहा है उन्होंने, साहिर लुधियानवी ने, कि जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। अपना हक संगे दिल जमाने में छीन पाओ तो कोई बात नहीं जी। सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात नहीं। तो जी। वो लोग जिन्हें वंचित किया गया है, चाहे वो 50% महिलाएं हों, ठीक है, अब तक जलाया जा रहा था उनको सती कह करके, अब तक उनके साथ जुल्म हो रहा था स्त्रियों के नाम पे। आज भी हम अगर ये करते हैं कि हमें जिम्मेदारी दी गई है, अगर कोई महिला आती है, बलात्कार हुआ है मेरे साथ, हम कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो बड़ा गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अब गांधी जी के अगर हम उपदेश और नैतिकता के उपदेश देने लगेंगे तो उसको तो बेचारी को न्याय नहीं मिलेगा। ये तो एक तरह से ढोंग आडंबर है। होना तो ये चाहिए कि जिसने अन्याय किया, अत्याचार किया, उसको जेल भेजा जाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन जेलों में कौन पड़े हुए हैं बेचारे? वो लोग जो अत्याचार उनकी उनकी वो नामात्र के लिए मिलेगी। तो इसलिए चलाने की जरूरत है, उनको भी प्रशिक्षित करने की जरूरत है। तो वरना वो लोग जिनके हाथ में शिक्षा रही है, एकाधिकार रहा है शिक्षा पे, संपत्ति पे, वो उनको गुमराह करते रहेंगे और उनकी गरीबी और अशिक्षा का नाजायज फायदा उठा करके उनमें कावड़ भरने वाले और मस्जिद पर चढ़ने वाले लोग और दंगे कराने वाले लोग तैयार करते रहेंगे। और नतीजा ये देखा मैंने कि वो लोग जिनके लिए मंडल कमीशन आया था, वो खुद ही रेल की पटरी उखाड़ रहे थे। इस परिस्थिति में हमारे नेताओं को सावधान होना चाहिए था। जो काम काशीराम जी ने शुरू किया था बामसेफ का, उसको फिर से नए सिरे पर, नई पूरी ताकत के साथ जरूरत है स्टार्ट करने की, और तभी कुछ व्यवस्था परिवर्तन संभव है। क्योंकि ये बीमारी व्यवस्था की है, ये व्यक्ति की बीमारी नहीं है। और वो व्यवस्था भी ऐसी जिसपे ईश्वर की, शास्त्रों की और धर्म की मोहर लगी हुई है, तो उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। इसको सीरियसली लिया जाना चाहिए। जी जी, बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह साहब। आपकी बात पूरी होगी सर, कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, मैं पूरी हो गई मेरी बात, और जरूरत से ज्यादा कह जी जी दिया। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम को मैं समाप्त करने से पहले रोहित जी का और पूजा जी का और विजेंद्र सिंह जी का खास करके इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर उन्होंने विचार हमारे देखने सुनने वालों के लिए रखा है, और वो एक तार्किक दृष्टि से रखा हुआ है।
और मैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले वॉइस ऑफ मानवता चैनल से जुड़े सभी दर्शकों से चाहूंगा कि हमारे महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी राय और प्रतिक्रिया दें और अपनी राय से हमें अवगत कराते रहें, ताकि हम समय समय पर ज्वलंत मुद्दों को लेकर देश की परिचर्चा को लेकर आपके सामने आए और अपनी बात रख सके। पूजा जी का भी फिर से, रोहित जी का और विजेंद्र सिंह साहब का पूरा दोबारा धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सतनाम। थैंक यू।